दोस्तों, हमारे बाकी इंडियन पेरेंट्स की तरह राकेश झुनझुनवाला की मदर ने भी उनसे एक बार कहा था कि तुम अपना ज़्यादातर पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तुम्हें अपना कुछ पैसा रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पर तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा। तो अपनी मदर की बात मानते हुए उन्होंने 2004 में एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, एक 27 करोड़ के फ्लैट को बाय करके। और इस 27 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने क्रिसिल लिमिटेड नाम की कंपनी के शेयर्स को सेल कर दिया था ताकि वो उन पैसों से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकें। और 11 साल बाद 2015 में उन्होंने अपनी इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया एट द रेट ऑफ 48 करोड़। और इस प्रॉपर्टी को सेल करके उन्होंने 21 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। अब अगर हम अमाउंट वाइज देखें तो ये प्रॉफिट उनके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन परसेंटेज वाइज ये उनकी इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 5.37% पर एनम का रिटर्न है। यानी अगर वो इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करके सिर्फ अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर देते तो 6-7% का रिटर्न तो उन्हें वहीं से मिल जाता। लेकिन अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए अपने क्रिसिल के शेयर्स को सेल ना करके उन्हें होल्ड करते तो 2015 में उन शेयर्स की वैल्यू 750 करोड़ होती, जिसमें से 50 करोड़ उन्होंने सिर्फ एज अ डिविडेंड अर्न किया है। और परसेंटेज की टर्म्स में ये 34% पर एनम का रिटर्न होता है। तो आप इन केसेस में रिटर्न को परसेंटेज में कंपेयर करना तो दूर की बात, अगर हम उनके शेयर्स के डिविडेंड इनकम को देखते हैं तो वो भी रियल एस्टेट के प्रॉफिट से 2 गुना से भी ज़्यादा है। और लगभग हर इंडियन मिडिल क्लास घर की यही स्टोरी है कि वो लोग स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में गोल्ड और रियल एस्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो इसे एक रॉयल एंड सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि फ्यूचर में इन एसेट्स का प्राइस बढ़ेगा ही। तो अगर हम 1980 की बात करें तो उस टाइम पर 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 1330 रुपये होता था, लेकिन आज के टाइम पे उस 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 72,000 रुपीज़ है। यानी कि लास्ट 40 ईयर्स में इसका प्राइस 54 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। तो आज के टाइम पे अगर आप अपने पेरेंट्स से गोल्ड की बात करोगे तो वो आपको यही कहेंगे कि हमारे टाइम में गोल्ड का प्राइस बहुत कम होता था, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम ज़्यादा गोल्ड खरीद सकें। अगर हमारे पास उस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए होते तो हम उसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते, और आज उस 1 लाख रुपए के गोल्ड की वैल्यू 54 लाख रुपीज़ होती। लेकिन ये सब इमेजिनरी बातें हैं। आप खुद मुझे बताओ, उस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए होंगे। और यही बात कुछ लोग आज से 40 साल बाद अपने बच्चों से भी कहेंगे कि अगर हमारे पास उस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए 40-50 लाख रुपए होते तो उसे हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते और हम भी आज करोड़पति होते। क्योंकि आज के टाइम पे आप गोल्ड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और ना ही आज के टाइम पे किसी मिडिल क्लास पर्सन के पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए 40-50 लाख रुपए होंगे। और ये सब बातें आप एक बार के लिए साइड में रख के आप एक बार गोल्ड के एक्चुअल रिटर्न को भी देखो। नो डाउट गोल्ड का प्राइस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जिन लोगों ने भी उस टाइम गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा वो लोग आज के टाइम में ठीक ठाक प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अगर आप गोल्ड के प्राइस की ग्रोथ को परसेंटेज की टर्म्स में देखते हो तो ये सिर्फ 9.5% पर एनम का रिटर्न होता है, जो कि एफडी के रिटर्न से तो ज़्यादा है, लेकिन ये इतना मैसिव रिटर्न भी नहीं है कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत तेज़ी से ग्रो कर दे। कुछ ऐसे ही रियल एस्टेट के केस में भी आपको अपने पेरेंट्स से बेस्ट केस सिनेरियोस की बहुत सी स्टोरीज सुनने को मिलती होंगी कि 80s के टाइम में दिल्ली में इस 1 BHK फ्लैट की वैल्यू 2 से 3 लाख रुपए होती थी, लेकिन आज इसकी वैल्यू 1 करोड़ है। और इस बेस्ट केस सिनेरियो का रिटर्न भी सिर्फ 9.16% का है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा मैसिव रिटर्न नहीं है। लेकिन किसी मिडिल क्लास पर्सन के पास 80s के टाइम में उस फ्लैट में इन्वेस्ट करने के लिए 2 से 3 लाख रुपए तो नहीं होंगे, और ना ही आज के टाइम में ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए होंगे। और आज के टाइम पे अगर आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए हैं भी, तब भी बेस्ट के सिनेरियो में इसका रिटर्न 9 से 10% का ही होता है। और इवन लास्ट 15 से 20 सालों में रियल एस्टेट का रिटर्न सिर्फ 6% का रहा है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया है। लेकिन अगर हम सेंसेक्स की बात करें, जो कि 1980 में 148 रुपीज़ पर ट्रेड होता था, और आज के टाइम पे सेंसेक्स की वैल्यू 80,000 रुपीज़ टच कर चुकी है। यानी कि लास्ट 40 ईयर्स में सेंसेक्स की वैल्यू 540 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुकी है। और परसेंटेज की टर्म्स में ये 15.37% का रिटर्न होता है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है, और ये रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। तो 1980 में अगर आपने गोल्ड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 9.5% के रेट से ग्रो होते हुए आज उसकी वैल्यू 5.4 लाख रुपीज़ होती। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो वहाँ पर आप 10,000 रुपये से तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते। आपको उस टाइम पे भी एक ठीक ठाक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो चाहिए ही होगा। और अगर हम बेस्ट के सिनेरियो के रिटर्न को भी कंसीडर करते हैं तो आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू इस रेट से ग्रो होते हुए
44 ईयर्स में उसकी वैल्यू 66 लाख रुपीज़ हो चुकी होती। और अगर आपने 10,000 रुपये सेंसेक्स में इन्वेस्ट किए होते तो 15.37% के रेट से ग्रो होते हुए 44 ईयर्स में आपके 10,000 रुपये की वैल्यू 53 लाख रुपीज़ हो चुकी होती। तो आप ये डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो कि कहाँ रियल एस्टेट में 1 लाख रुपए की वैल्यू 66 लाख और वहीं सेंसेक्स में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आज 53 लाख रुपीज़ में ग्रो हो चुका है। तो क्या इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि गोल्ड और रियल एस्टेट वेस्ट ऑफ मनी है और हमें अपनी सारी ज्वेलरी और प्रॉपर्टी को सेल करके सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक इन्वेस्टमेंट के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं और इनमें से कौन सा एसेट आपके लिए किस केस में ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग रियल एस्टेट की बात करते हैं कि आखिरकार इसमें ऐसा है क्या कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इतना पसंद करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप रियल एस्टेट में 10-20 हज़ार रुपये से इन्वेस्ट कर नहीं सकते। रियल एस्टेट में किसी अच्छी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए आपको काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए होता है। लेट्स से कोई पर्सन आज किसी प्रॉपर्टी को 50 लाख रुपए में बाय करता है और 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ग्रो होकर 1 करोड़ रुपए हो जाती है, यानी कि 10 साल में उसे इस प्रॉपर्टी ने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट दे दिया। अब परसेंटेज की टर्म्स में भले ही ये प्रॉफिट बहुत कम हो, लेकिन अमाउंट वाइज ये प्रॉफिट काफ़ी बड़ा है और साइकोलॉजिकली उसे यही लगेगा कि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। और जब भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ेगा ही, और इसलिए लोग कभी उस प्रॉपर्टी को सेल करने के माइंडसेट से खरीदते ही नहीं हैं। और वो लोग जब किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी आने वाली जनरेशन के लिए भी एक बहुत अच्छे एसेट की तरह काम करेगी, और इसलिए वो लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने के बाद उसे कभी सेल करने का सोचते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पेरेंट्स से ये कहो कि हमें अपनी गाँव वाली ज़मीन को बेचकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, वहाँ हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो हो सकता है आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठो। और इसके अलावा लोगों को रियल एस्टेट में स्टॉक मार्केट की तरह क्रैशेस देखने को नहीं मिलते। जैसे 2001 में सेंसेक्स 47% से क्रैश हुआ था और 2008 के रिसेशन में मार्केट 60% क्रैश हुआ था, और रिसेंटली 2020 में मार्केट लॉकडाउन के चलते 35% तक क्रैश हुआ था। और वैसे भी स्टॉक मार्केट में साल में 1-2 बार लोगों को 10-15% के करेक्शन देखने मिल जाते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में ना तो लोगों को इतने बड़े बड़े क्रैशेस देखने मिलते हैं और ना ही उनके पास ऐसा कोई डेटा होता है जिससे कि वो रोज़ रोज़ अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेक कर सकें। जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद लोग डेली अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहते हैं, और लोग एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना काफ़ी पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो एक घर बनाकर उसे रेंट पर दे देते हैं तो पर मंथ उन्हें रेंट से कुछ पैसिव इनकम भी मिलती रहती है, प्लस उनके प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहती है। और सोसाइटी भी एक ऐसे पर्सन को ही रिच और सक्सेसफुल समझती है जिसके पास रियल एस्टेट में अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे शादी के टाइम पर लड़की के पेरेंट्स आपसे कभी ये नहीं पूछते कि स्टॉक मार्केट में तुमने कितना इन्वेस्ट किया है, वो हमेशा ये देखते हैं कि रियल एस्टेट में आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। और अगर आप ये कहते हो कि मैं रियल एस्टेट की जगह सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो हो सकता है कि वो आपको एक सट्टेबाज समझे। तो इन सब रीजंस के चलते ही लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होना काफ़ी सेफ और फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि एक मिडिल क्लास पर्सन के पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए इनके अलावा और कोई रीजंस भी हो सकते हैं। और कुछ इसी तरह से लोग रियल एस्टेट की तरह गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग इंडियन हाउस होल्ड अराउंड 24 to 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड ओन करते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का 11% गोल्ड है। और इस गोल्ड की वैल्यू $1.135 ट्रिलियन है, जो कि इंडियन जीडीपी का 40% है। तो आप इस डेटा से क्लियरली देख सकते हो कि लोग गोल्ड को कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन आखिरकार गोल्ड में ऐसा है क्या कि लोग उसमें इतना अग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं? तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि गोल्ड एक बहुत ही रेयर और अट्रैक्टिव मेटल है, और सालों साल ना तो इसकी शाइन कम होती है और ना ही इसमें जंग लगता है। और दूसरा रीज़न इसकी ट्रेडिशनल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडिया में राजा महाराजा के टाइम से ही गोल्ड को एक बहुत ही प्रीशियस मेटल माना जाता है। और इसलिए इंडियंस जब ज्वेलरी के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो यूजुअली वो उसे कभी सेल नहीं करते, और ये ज्वेलरी एक ही फैमिली में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती रहती है। और जब लोग गोल्ड को इतनी हैवी क्वांटिटी में लाइफ टाइम होल्ड करके बैठे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा। लेकिन आप ऑनेस्टली अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि लोगों की सेंटिमेंटल वैल्यूज़ के अलावा गोल्ड की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी है? तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि गोल्ड की खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, क्योंकि अगर हम रियल एस्टेट की बात करें
तो वहाँ पर आप खुद के लिए घर बनाकर उसमें रह सकते हो या फिर उसे रेंट पर देकर उससे रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपकी लाइफ में ऐसी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करता। तो आप ये कह सकते हो कि गोल्ड का प्राइस लोगों की सिर्फ सेंटिमेंटल वैल्यूज के कारण इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि गोल्ड आपकी लाइफ में रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट की तरह वैल्यू क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो इसने गोल्ड और रियल एस्टेट के रिटर्न्स को बीट करते हुए अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही मैसिव रिटर्न दिया है। लेकिन फिर भी आज के टाइम पर भी इंडिया में सिर्फ 3 से 4% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पर आखिरकार ऐसा है क्यों कि जिस एसेट ने इन्वेस्टर्स को हिस्ट्री में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है फिर भी लोग उसमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते? तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया में मेजॉरिटी लोगों को आज भी पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि या तो स्टॉक मार्केट में उनका पैसा रातों रात बहुत बढ़ जाएगा या फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन उनका ये पैसा कम और ज़्यादा क्यों होता है इसका कोई रीज़न उन्हें पता होता नहीं है। और इसके अलावा लोगों ने अपने किसी जान पहचान के इंसान से ये स्टोरी ज़रूर सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट में मैंने इतना लॉस कर दिया, लेकिन वो लॉस उसने क्यों किया ये जानने की लोग कोशिश करते ही नहीं है। और इसके अलावा लोग स्टॉक मार्केट स्कैम्स और बड़े बड़े क्रैशेस की वजह से बहुत डरते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो हमारा पैसा बिल्कुल डूब जाएगा। लेकिन ये फ़र्क सिर्फ नॉलेज का है, क्योंकि जिसे स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है उसे क्रैश से बहुत डर लगता है, और जिस पर्सन के पास स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज भी है वो इन क्रैश का वेट करता है। और सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज एंड पेशेंस, क्योंकि जिसे स्टॉक मार्केट की बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है या तो वो स्टॉक मार्केट में अपना लॉस करेगा या फिर उसमें इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। लेकिन जिन लोगों के पास नॉलेज होती भी है उनके पास लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने का पेशेंस नहीं होता, क्योंकि सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 97% लोग अपने म्यूचुअल फंड्स को सिर्फ 5 साल के अंदर सेल कर देते हैं। तो जहां लोग एक तरफ रियल एस्टेट और गोल्ड में अपने पूरे लाइफ टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ लोग स्टॉक मार्केट में 2 से 3 साल तक भी ठीक से इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए आपको अपनी सोसाइटी में ऐसे लोग तो देखने मिल जाएंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ऐसे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे ही नहीं जिन्होंने स्टॉक मार्केट के थ्रू अपनी वेल्थ क्रिएट की है। और इसका मतलब यही है कि लोग स्टॉक मार्केट को एक क्विक रिच स्कीम की तरह देखते हैं। तो अगर हम इस वीडियो को सम अप करें तो आपके लिए किस केस में कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है? अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो आप 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें से एक है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और सेकेंड है कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में बेस्ट के सिनेरियो में भी आपका रेंटल यील्ड हार्डली 3 से 4% का होता है। रेंटल यील्ड निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने ईयरली जितना रेंट अर्न किया डिवाइडेड बाय आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इनटू 100, ये होता है आपका रेंटल यील्ड। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में तो ये कम होता है, लेकिन अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। जैसे आप उस प्रॉपर्टी में अपनी खुद की कोई शॉप खोल सकते हो या फिर किसी और को शॉप खोलने के लिए उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे सकते हो या फिर किसी और बिजनेस पर्पस के लिए आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी को रेंट पर भी देते हो तो इसका रेंटल यील्ड भी काफ़ी हाई होता है, जैसे 7 से 8%। नो डाउट कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में आपका रेंटल यील्ड हाई होता है और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी एक ठीक ठाक रेट से ग्रो होती रहती है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतनी ज़्यादा होती है कि मैक्सिमम लोगों के लिए ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पॉसिबल है ही नहीं। तो ज़्यादातर लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में कम होता है। लेट्स से ये 3 दोस्त हैं जिनका नाम है अंकित, दीपक और रवि, जो कि सेम कंपनी में 10 साल से काम करते आ रहे हैं। और ये तीनों एक दिन बात करते हैं कि हमें सिर्फ जॉब की इनकम पर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी बिल्ड करने चाहिए। और 10 साल जॉब करने के बाद इन तीनों के पास 30-30 लाख रुपए की सेविंग्स होती है। तो ये तीनों आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम एफिशिएंटली अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सकें। अब क्योंकि अंकित ने अपने पेरेंट्स से रियल एस्टेट के बहुत से फ़ायदे सुने थे, तो वो अपने दोस्तों से कहता है, यार मैं तो एक 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीद कर उस पर घर बनाकर उसे रेंट पर दे दूंगा। वहाँ से मुझे हर मंथ 5-10 हज़ार रुपये की इनकम भी मिलती रहेगी और मेरी प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ता रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ दीपक सोचता है कि यार मुझे तो रियल एस्टेट की बिल्कुल नॉलेज है नहीं, हो सकता है कोई मुझे सस्ती ज़मीन महंगे रेट पर चिपका दे और ऊपर से उस जगह पर घर बनाने की सरदर्दी, उसके बाद हर मंथ उसे रेंट भी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये सब उसे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है, इसलिए वो सोचता है कि मैं डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करूँगा, जो कि ईजिली वो अपने स्मार्टफोन के थ्रू कर सकता है। और वहीं तीसरी तरफ रवि है, जिसे कि स्टॉक मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन उसे इतना पता था कि जिन्हें स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज ना भी हो
तो वो लोग भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट के थ्रू इनडायरेक्टली प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो उन दोनों से कहता है कि यार मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूंगा, वहाँ पर मेरा रिस्क भी कम रहता है और यहाँ पर मुझे गोल्ड और रियल एस्टेट की तरह GST, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी जैसे हैवी चार्जेस भी पे नहीं करने, और अभी मैं 10-15 साल तक ईजिली काम कर सकता हूँ, इसलिए अभी मुझे एक इंस्टेंट अर्निंग सोर्स की ज़रूरत है नहीं। तो वो दोनों उसे कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, वहाँ तुम्हारा पैसा डूब सकता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं कि कौन अपनी इन्वेस्टमेंट पर 10 सालों में ज़्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाता है। तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद अंकित को एक अच्छा 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट सस्ते रेट पर मिल जाता है और उसकी कॉस्ट होती है 15 लाख रुपए। अब जिन लोगों को उसे रेंट पर रखना है वो लोग इस प्लॉट में अपना टेंट बनाकर तो रहेंगे नहीं, इसलिए वो इस प्लॉट पर एक मकान बनवाता है जिसमें उसका खर्चा तकरीबन 15-16 लाख रुपए का होता है, और फिर वो इस मकान को किसी को 10,000 रुपये पर मंथ के रेंट पर दे देता है। और वो डिसाइड करता है कि वो इस रेंट को हर साल बहुत ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ इन्फ्लेशन के रेट यानी कि 6% से इंक्रीज़ करता रहेगा। वहीं दीपक अपने पैसों को चुपचाप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करके 10 साल के लिए भूल जाता है। और वहीं रवि अपने स्मार्टफोन से सिर्फ एक डीमैट अकाउंट क्रिएट करके अपने पैसों को निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता है। देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और वो तीनों दोबारा एक साथ बैठते हैं एक दूसरे को अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग अंकित के केस को डिस्कस करते हैं। वैसे तो उसका इस प्रॉपर्टी में टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपए था, लेकिन लैंड में उसका सिर्फ 15 लाख रुपए इन्वेस्टेड था, बाकी का 15 लाख उसने मकान बनवाने में इन्वेस्ट किया था। तो फ्यूचर में आपके लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, ना कि आपके घर की, और घर एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। तो बेस्ट के सिनेरियो में अगर उसकी लैंड की वैल्यू 9% से इंक्रीज हुई तो 10 सालों में उसकी लैंड की वैल्यू 35.5 लाख रुपीज़ होगी। अब क्योंकि घर एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है तो हर साल उसकी वैल्यू 5% से डेप्रिशिएट होती रही और 10वें साल तक उसकी घर की वैल्यू 15 लाख रुपए से कम होकर लगभग 9 लाख रुपए रह जाएगी। और उसने 10 सालों में इन्फ्लेशन के रेट से इंक्रीज करते हुए जो टोटल रेंट रिसीव किया वो है 16.5 लाख रुपीज़। और अगर हम उसके रेंट और प्रॉपर्टी की वैल्यू को कंबाइन करें तो उसकी टोटल वैल्यू होती है 61 लाख रुपीज़, यानी कि रियल एस्टेट के बेस्ट के सिनेरियो में उसका पैसा डबल हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ दीपक, जिसने कि बहुत टेंशन फ्री होकर गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, वैसे तो गोल्ड का एवरेज रिटर्न 9.5% का रहा है, तो 10 सालों में अगर गोल्ड की वैल्यू इस रेट से इंक्रीज होती है तो उसका 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर ऑलमोस्ट 74 लाख रुपीज़ हो चुका होगा। यानी कि उसका रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करने का डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ। वहीं तीसरी तरफ रवि, जिसने निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, तो अगर हम निफ्टी के एकदम एवरेज रिटर्न को भी कंसीडर करते हैं तो वो 12% का होता है, और 10 सालों में उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस 12% के रेट से इंक्रीज होते हुए 93 लाख रुपीज़ हो चुकी होगी। जिस तरह रियल एस्टेट में आपका 3 से 4% का रेंटल यील्ड होता है, उसी तरह निफ्टी में भी हर साल आपको 1 से 2% का डिविडेंड मिलता है, जो कि वापस से आपके म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम इस 1% के डिविडेंड को भी इंक्लूड करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपए होगी। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट के बिल्कुल एवरेज केस में भी आपका रिटर्न रियल एस्टेट और गोल्ड के एकदम बेस्ट केस सिनेरियो से भी कितना अच्छा है। और अभी मैंने इन दोनों के GST, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जैसे कॉस्ट को इंक्लूड ही नहीं किया है। और रही बात रेगुलर इनकम की, तो रियल एस्टेट के केस में 10 साल बाद भी अंकित की रेंटल इनकम हार्डली 18 से 20 हज़ार रुपये ही होगी, और गोल्ड में आपको ऐसी कोई इनकम होगी नहीं। और वहीं अब अगर रवि अपनी इन्वेस्टमेंट से 50,000 पर मंथ रुपीज़ भी एज अ इनकम विदड्रॉ करता है, तब भी फ्यूचर में उसकी ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक ठीक ठाक रेट से ग्रो होती रहेगी। अब इस वीडियो से मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद रेंट पर रहना शुरू कर दो और रियल एस्टेट का सारा पैसा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने खुद के रहने के लिए रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक मिडिल क्लास पर्सन के पास अपने खुद के लिए घर खरीदने के बाद इतने पैसे नहीं बचते कि वो और ज़्यादा रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सके। तो अपने खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है स्टॉक मार्केट, जहाँ पर इन्वेस्ट करना एकदम सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है, और यहाँ पर आप किसी भी अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी रियल एस्टेट, गोल्ड और स्टॉक मार्केट को लेकर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप चाहो तो मेरे व्यूज़ से डिसएग्री भी कर सकते हो। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।